हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। हमने जीडीपी देखा कि जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, जो कि एक साल के अंदर किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि जो कुछ फॉरेन नेशनल है ये काम कर रहे हैं इंडिया में और इन्होंने भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि हम तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो बना है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में सारे लोग ज़रूरी तो नहीं है कि इंडियन ही रहते होंगे, कुछ फॉरेन नेशनल भी रहते होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या जानने में इंटरेस्टेड हैं, हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि जो इंडियन रेसिडेंट है, ठीक है, वो या तो इंडिया में रह रहे हैं या अब्रॉड में रह रहे हैं, बाहर में रह रहे हैं, ठीक है, वो कितना कमाते हैं। तो इसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, इसको टर्म देते हैं हम लोग तो इसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि इस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडियन रेसिडेंट्स ओनली देख रहे हैं कि इंडिया के रेसिडेंट्स जो हैं ये कितना कमाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में हम क्या देखते हैं कि इंडिया की टेरिटरी में कितना बना, और फिर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या देखते हैं कि रेसिडेंट ने कितना बनाया। ठीक है, क्योंकि इंडिया के रेसिडेंट की इनकम ही तो रियल इनकम होगी ना इंडिया की। सो जीएनपी क्या है, जीएनपी इज दैट इनकम और प्रोडक्ट विच अक्योर्स टू द इकोनॉमिक एजेंट्स हु आर द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जिसको कि इनकम जो अर्न करते हैं नॉन रेसिडेंट एनआरआईज, वो इंडिया के जीएनपी का पार्ट नहीं होंगे। मतलब यही बात है कि जो इंडिया के रेसिडेंट कमा रहे हैं, जो इंडिया के नेशनल्स कमा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। एनआरआईज का इनकम काउंट नहीं होगा। अगर इंडिया में रह के एनआरआईज पे, अगर इंडिया में कोई भी कमा रहे हैं तो वो उसको, या फिर अब्रॉड के लोग, वो सब काउंट नहीं होगा। और इवन एनआरआईज का भी इनकम जो है काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग जीएनपी को काउंट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी फैक्टर इनकम है इंडियंस का अब्रॉड से, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, और जितना भी फॉरेनर जो है कमा रहे हैं फैक्टर इनकम से, उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फैक्टर इनकम को हमने कितनी ही बार जान लिया कि फैक्टर इनकम सिंपल यही वही इनकम है जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलता है। ठीक है, अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, आप पैसा लोगे, आप मतलब आप वर्कर हो, वेजेस लोगे, और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, प्रॉफिट लोगे, तो सारा जो वही 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, रेंट लोगे, नेचुरल रिसोर्सेज है तो रेंट लोगे। तो इसी तरीके से जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हमने जीडीपी काउंट कर लिया कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना बना, और फिर हमने क्या किया, जो इनकम अर्न किया, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जो इनकम जो है अर्न किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, एंड फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, तो जो हमने बाहर से कमाया, सिंपल सी बात है, जो हमारे लोगों ने बाहर से कमाया और जो इंडिया में बाहर के लोगों ने कमाया, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपना बाहर का इनकम जोड़ लेंगे। अगर वो यहाँ इंडिया में अगर नहीं भी रहते हो, फिर भी उसका इनकम जोड़ लेंगे, और फिर कम जो नेशनल है, नेशनल का इनकम जुड़ जाएगा। इसीलिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है कि आप ये देख रहे हैं कि नेशनल्स कितना कमा रहे हैं, तो जो बाहर रहते हैं और नेशनल्स पैसा कमाते हैं वो जुड़ जाएगा, प्लस जो इंडिया में रहते हैं और नेशनल्स पैसा कमा रहे हैं वो माइनस हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट देख लेंगे कि ठीक है कि इंडिया के लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। हमने देखा जीडीपी में कि इंडिया की टेरिटरी में कितना बन रहा है, जीडीपी में टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और टेरिटरी में भी डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, जीडीपी में डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है, एंड जीएनपी में नेशनल का कॉन्सेप्ट है कि नेशनल्स कितना कमा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जीएनपी, तो जीएनपी क्या हुआ, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब सिंपल वही बात है कि हमारे लोगों ने बाहर से कितना पैसा कमाया और फिर इंडिया में भेज दिया, और फिर बाहर के लोगों ने इंडिया से जितना भी पैसा कमाया हो वो जीडीपी में तो काउंट हो गया, लेकिन वो जीएनपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम नेशनल्स का इनकम देख रहे हैं। ठीक है,
तो फैक्टर इनकम बेसिकली क्या होता है, जो मैंने कई बार बताया कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो हमें रिसीव होता है, जैसे कि प्रॉफिट मिल गया, रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, वेजेस मिल गया, ठीक है। लेकिन बट इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफ़र पेमेंट। लेकिन फैक्टर पेमेंट में जो है ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, वन साइडेड पेमेंट होता है, जो आपने कुछ किया नहीं लेकिन आपको मिल गया। सपोज़ कई बार जो है गवर्नमेंट देती है, कभी कोई फ्रीवीज, कोई किताब, कोई चीज़, तो फैक्टर इनकम में ये नहीं ऐड होता है। इसलिए ऐड नहीं होता है क्योंकि आप फैक्टर इनकम आपको कब मिलता है, जब आप कुछ करते हो। और यहाँ पे तो बस वन साइडेड ट्रांजेक्शन है, आपने कुछ किया नहीं है, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, आपको मिल गया है बट आपने इसके लिए कोई सर्विस नहीं दी है, इसीलिए ये फैक्टर इनकम में काउंट नहीं होता है। तो जीएनपी क्या हो गया कि जीएनपी इज़ द सम ऑफ जीडीपी एंड फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम, और ये फिर क्या इंक्लूड नहीं कर रहा, ट्रांसफ़र पेमेंट यानी फ्री मनी रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो फ्री का मनी आ रहा है उसको इसमें हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो अब ये तो हुआ कि हमने इसको जीडीपी, जीएनपी में काउंट नहीं किया, ये ट्रांसफ़र पेमेंट जो था। लेकिन कह रहे हैं कि अगर हम लोग डिस्पोजेबल, मतलब कि आपके पास कितना पैसा आता है जो आप खर्च कर सकते हो, आपके हाथ में है जो आप खर्च करोगे, ठीक है। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ये आ गया। नेशनल इनकम तो आ गया, जो हमने अभी देखा कि ये हमारा नेशनल का इनकम है, जो नेशनल्स का इनकम है वो नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट आएगा तो ये हमने भले ही जीएनपी में काउंट नहीं किया, लेकिन क्या हम इस पैसे को खर्च नहीं करेंगे, जिसके पास भी जाएगा तो उसको तो हम खर्च करेंगे ना, इसीलिए ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर कुछ कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं, जीडीपी, जीएनपी एंड ऑल। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ। हमने तो देख लिया कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का भी हमने फॉर्मूला देखा कि जीडीपी प्लस एनएफआईए को अगर हम लोग जोड़ दिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम लोगों ने ये जोड़ लिया कि हाँ वहाँ के नेशनल्स इंडिया में रहकर कितना कमा रहे हैं और हमारे नेशनल्स पूरे सारे वर्ल्ड में रहकर कितना कमा रहे हैं। तो हमने अपना वाला जोड़ दिया और उनका वाला इनकम अपने इंडिया की जीडीपी से माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ नेशनल्स का इनकम चाहिए। सेम फिर अब अगर हम लोग देखना चाहते हैं, एनडीपी पे आना चाहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम लोग तो जीएनपी में चले गए, ठीक है। तो अब हम लोग जीडीपी तो हमने देख लिया। अब जीडीपी में कुछ डेप्रिसिएशन तो हुआ होगा। डेप्रिसिएशन हमने पिछली क्लास में भी देखा। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लास वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप स्टार्टिंग से ये सीरीज़ देख सकते हैं, क्योंकि फिर ऐसे बीच में से समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप पूरा स्टार्ट से फॉलो करें। तो जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो क्या बचेगा, एनडीपी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि कुछ टूट फूट हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ मशीनरी ख़राब हुआ होगा, तो वो तो हमारा नुकसान हुआ ना, उसमें हमें पैसा लगाना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, ये डेप्रिसिएशन हो गया। तो अब अगर हम डेप्रिसिएशन हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनडीपी कहेंगे। यानी जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमको अब पता चल जाएगा कि हमारा नेट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। इसमें जैसे हमारा पता चल रहा था कि ग्रॉस में हमारा डोमेस्टिक, ठीक है, जीडीपी में हमें टोटल पता चल रहा था, और एनडीपी में हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट में पता चल जाएगा। और सेम उसी तरीके से अब हम एनएनपी में कैसे आएंगे, हमने नेशनल प्रोडक्ट तो देख लिया, तो अब नेशनल प्रोडक्ट में भी से तो कुछ डेप्रिसिएशन होगा, तो नेशनल प्रोडक्ट में भी डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, फिर हम एनएनपी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग और क्या कह सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ही तो अपना नेशनल इनकम है ना, और नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं, और नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग नेट नेशनल इनकम और जस्ट नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा फैक्टर कॉस्ट को और मार्केट प्राइस को, ठीक है। सपोज अगर कोई कंपनी है और वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, बर्गर प्रोड्यूस कर रही है, और इसको चाह रही है कि हम मार्केट में 100 रुपीज़ में बेचें, जितना भी एफर्ट उन्होंने बर्गर को बनाने में लगाया होगा, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अभी हमने देखा कि इक्वल टू प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस वेजेस, कि जो 4 फैक्टर ऑफ इनकम है उससे जितना पैसा आएगा तो वही फैक्टर इनकम हो गया। तो अब उसका पूरा फैक्टर इनकम आया 100 रुपीज़, ठीक है, सारी चीज़ों से, प्रोसेस से। फिर अब ये बर्गर बेचना चाहता है तो गवर्नमेंट तो कुछ टैक्स लगाएगी ना, तो गवर्नमेंट कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर वो लगाएगी, सपोज गवर्नमेंट ने 10 रुपीज़ इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, तो मार्केट प्राइस अब कितना हो गया, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो मार्केट प्राइस अब कितना हो गया, फैक्टर कॉस्ट प्लस
फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब तो फैक्टर कॉस्ट तो हमारा कितना था, 100 था, फैक्टर कॉस्ट 100 था, और अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है 10 रुपीज़ जुड़ गया, तो टोटल अमाउंट क्या पे करना पड़ेगा किसी भी कंज्यूमर को, 110 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो यही हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस हमने देख लिया। लेकिन अब क्या होता है कि अभी इस मार्केट प्राइस को ख़त्म कम करने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडीज़ देती है। सब्सिडी किस लिए दिया जाता है कि उस प्राइस को कम किया जा सके। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडीज़, कि जितना सब्सिडीज़ दिया गया फैक्टर कॉस्ट में, प्रोडक्शन के टाइम पे ही तो सब्सिडी दिया जाता है, तो उसमें सब्सिडी दिया गया। तो अब टोटल अगर हम मार्केट कॉस्ट को देखना चाहें तो ऐसे मार्केट कॉस्ट आएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट टैक्स तो लेगी, तो गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, प्लस माइनस सब्सिडीज़, तो सब्सिडीज़ को जो है माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, याद रहेगा। फिर जनवरी 2015 ऑनवर्ड से क्या हो रहा है कि हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे रेदर देन फैक्टर कॉस्ट। इससे पहले क्या किया जाता था, जीडीपी को जो है फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन अब हम लोग जो है जीडीपी को किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक आता है पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है। अब हम लोग पर कैपिटा जीडीपी क्या कैसे निकाल सकते हैं। तो सपोज़ अगर कोई कंट्री है, ठीक है, जैसे सपोज़ ले लेते हैं कि 2020-21 में कोई कंट्री है, तो कंट्री, ठीक है, इज़ पी एंड जीडीपी इज़ वाई। तो जितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन जो है वो हम मान लेते हैं कि पी है, और जीडीपी कितना है, वाई है। तो पर कैपिटा जीडीपी हम कैसे देखेंगे, वाई बाई पी, कितना अमाउंट था टोटल, और बाई पर्सन, पर पर्सन हम देखेंगे कि हाँ कितना मतलब था। ठीक है, तो यही हो गया पर कैपिटा जीडीपी की। जीडीपी को हम उस कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से पर पर्सन देख रहे हैं, तो ये हो गया पर कैपिटा जीडीपी। ठीक है, देन अब एक कॉन्सेप्ट आता है नॉमिनल और रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी हम लोग क्या देखते हैं, मेजर्स ग्रोथ इन क्वांटिटी ओनली, कि हम लोग सिर्फ इसमें देखेंगे कि ग्रोथ हुआ क्वांटिटी में कितना, और नॉमिनल जीडीपी में हम लोग देखेंगे कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों में कितना ग्रोथ हुआ। ठीक है, अभी इसको कैसे देखेंगे, अभी हम आगे देखने वाले हैं, बट आप इतना समझ लो कि रियल जीडीपी में क्या कैसे हम लोग ग्रो करते हैं, क्या रियल जीडीपी में हम लोग क्या मेज़र करते हैं। तो हम सिर्फ क्वांटिटी देखते हैं कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, और नॉमिनल जीडीपी में हम लोग क्या देखते हैं, जिसमें कि क्वांटिटी भी है और प्राइसेस भी है। ठीक है, तो अब हम लोग सपोज़ ये हमने डेटा लिया, ठीक है, तो 2011-12 से लेकर 2014-15 का हम डेटा ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 10 kg वीट प्रोड्यूस किया गया, और यहाँ पे 10 रुपये पर केजी, फिर यहाँ थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा, 11 kg, देन 12 kg, देन 12.5 kg। सेम राइस का भी हमने किया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा। तो अभी नॉमिनल जीडीपी अगर हम देख रहे हैं हर साल, तो नॉमिनल जीडीपी में हम क्या देखेंगे, हम लोग जो जितना टोटल क्वांटिटी है, ठीक है, और जितना प्राइस है, दोनों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं नॉमिनल जीडीपी 196 हुआ, सिमिलरली 228 हुआ, एंड देन सिमिलरली यहाँ पे 291.75 हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर 5 रुपये केजी अगर जो है 5 RS/kg, अगर आपको 5 रुपये केजी अगर आपको राइस मिल रहा है, ठीक है, 5 रुपये केजी राइस मिल रहा है, और आप 10 kg राइस प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये किस चीज़ का, कौन से साल का है, मान लेते हैं ये 2014 और 15 का है। ठीक है, तो हमारे कंट्री में हमने कितना प्रोड्यूस किया, 5 रुपये केजी के हिसाब से 10 किलो प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो कितने का आया, तो 50 रुपीज़ यहाँ पे मान लेते हैं कि जीडीपी हमें देखने को मिल रहा है, ये 2014 और 15 में। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, यहाँ पे हमने 5 रुपये यानी कि प्राइस भी देखा, एंड देन क्वांटिटी भी देखा 2014 एंड 15 का। अब हम एक चीज़ मान लेते हैं कि अगर यही जो है, अगर हम किसी ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं, सपोज़ 2011 और 12 को हमने बेस ईयर मान लिया, और इस टाइम पे जो है राइस जो था 3 रुपये केजी था। ठीक है, 3 रुपये केजी था। तो अगर 3 रुपये केजी था और हमने इसको 10 केजी ही प्रोड्यूस किया, तो मतलब हमारी जीडीपी क्या हो रही है, 30 रुपये हो रही है।
अगर हम, तो यही हो गया रियल जीडीपी की। अगर हम अपना रियल जीडीपी को देख रहे हैं 2011 और 12 के हिसाब से, तो कितना हो रहा है, 30 रुपये हो रहा है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें सिर्फ हमने क्वांटिटी देखा कि 10 जो है क्वांटिटी, सिर्फ हमने क्वांटिटी को देखा, प्राइस तो हमने वही रखा जो प्राइस था, करंट प्राइस को तो हमने नहीं लिया, लेकिन नॉमिनल में हमने करंट प्राइस को लिया। तो हमने देखा कि कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना क्वांटिटी आया, तो यही हो गया रियल जीडीपी। तो अगर ये 50 था और 30 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उस टाइम तो इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा रियल जीडीपी हो रहा है। 50 नॉमिनल है एंड देन 30 जो है हमारा रियल जीडीपी है। तो सेम इसी तरीके से बताया गया है कि अगर हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो हम जो है प्राइस लेंगे एनी ईयर एज ए कांस्टेंट। तो किसी भी ईयर को कांस्टेंट ईयर, बेस ईयर मान लिया जाता है कि इस साल के प्राइस से हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, बेस ईयर मानेंगे। तो अगर हम 2011 और 12 को बेस ईयर मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, वीट का जो प्राइस है अगर यहाँ पे 10 रुपये पर केजी दिया गया है तो 10 रुपये पर केजी ले रहे हैं, और राइस 12 रुपये पर केजी जो है कांस्टेंट है, 12 रुपये ले रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ हम क्या देखेंगे कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा, ठीक है, सिर्फ हम इस पे ध्यान देंगे कि प्रोडक्शन कितना हुआ, तो हमें रियल जीडीपी से ही असली पता चलता है, ठीक है। क्योंकि अगर उस साल में 196 को अगर हमने माना, ठीक है, 196 था, तो इसमें प्राइस तो हमने सेम लिया, तो यहाँ प्राइस कब बढ़ेगा, यहाँ प्राइस तब बढ़ेगा जब जो है क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा। तो हमें रियल जीडीपी से ही पता चलता है कि हमारी कंट्री जो है एक्चुअल में कितनी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी जो है ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए तो जीडीपी ज़्यादा आ रही है ना। तो इसलिए इस हिसाब से हम देख रहे हैं। तो जनवरी 2015 से क्या हुआ है कि जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये जो आता है किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंदर। तो मॉस्पी ने क्या किया, बेस ईयर जो है जीडीपी को कैलकुलेट करने का 11-12 को रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 11-12 जो है बेस ईयर है, अभी हम उसी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इंडिया का रियल जीडीपी देखना चाहते हैं 2014-15 में, ठीक है, तो हमें ये क्या देखना पड़ेगा कि 2014-15 में कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और हम प्राइस किसका लेंगे, 2011-12 का बेस ईयर लेंगे। एक तो हमने ये देख लिया कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, लेकिन हम क्या देखेंगे, 2011-12 का बेस ईयर देखेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करना, तो हम पूरा क्या देखेंगे कि क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुआ 2014-15 में, एंड द मार्केट क्वांटिटी जो है कितना प्रोड्यूस हुआ, और जो मार्केट प्राइसेस है वो कितना है 2014-15 में। तो हमने प्राइसेस को भी देखा यहाँ पे और हमने क्वांटिटीज़ को भी देखा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इस चीज़ को रिपीट कर दिया है। तो बिफोर 2015 यानी 2015 से पहले क्या होता था कि एनएसओ जो है मार्केट प्राइस को यूज़ नहीं करती थी कैलकुलेट करने के लिए, वो फैक्टर कॉस्ट को यूज़ करती थी। लेकिन लेटर ऑन क्या किया गया कि मार्केट प्राइस को यूज़ किया गया, क्योंकि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस में यही है कि आईएमएफ क्या कर रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शन। तो जो भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम ये देख रहे हैं कि मार्केट प्राइसेस को कैलकुलेट करी, तो हम लोग मार्केट प्राइसेस के हिसाब से जाना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया, हमने भी सेम मार्केट प्राइस को ले लिया, ठीक है। तो अगर हम इंडिया में ये देखना चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ, तो हम लोग सिर्फ ज़्यादातर इस बेसिकली हम लोग किससे देखते हैं, रियल जीडीपी से देखते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, ठीक है, कि हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को रियल जीडीपी से ही पता चलेगा कि इकोनॉमी में कितना एक्चुअल ग्रोथ हुआ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम 2011 टू 2012 ये कैसे मेज़र होगा, विल बी मेजर्ड बाय चेंज इन रियल जीडीपी एंड नॉट इन नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा भी तो आ सकता है। अगर किसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो ज़्यादा आ सकता है। ये बेसिकली किस लिए किया गया है, ताकि हमें रियल में कितना ग्रोथ हुआ है वो पता चले, ना कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा आ जाए और हम खुश हो जाए कि हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो हमने अभी ऊपर वाला जो केस देखा, अब इज ए केस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग। तो हमने जो यहाँ पे देखा, तो आप देखो कि रियल जीडीपी यहाँ 196 था 2018, देन 240, देन 251। तो ये वाला केस जो दिखाया गया है, यहाँ ये दिखाया गया है कि रियल जीडीपी जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
यहाँ तक है। तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर हम लोग जीडीपी को मार्केट प्राइसेस में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइसेस में, तभी जाके हम इसको मार्केट प्राइस में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, जीडीपी मार्केट प्राइस तक हम कैसे पहुँचे। तो अब हमने देख लिया कि जैसे कोई वीट है उसको 100 रुपीज़ में हमने इसको बेचा, तो फिर जो है उसने क्या किया, आशीर्वाद आटा बनाया, फिर 500 रुपीज़ में उसने बेच दिया। फिर उसने रेस्टोरेंट वाले को चपाती बनाया और उसने 1000 रुपये में रेस्टोरेंट वाले ने बेच दिया, और फिर यहाँ 10% टैक्स लग गया, तो 1100 हो गया। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये 1100 कैसे हुआ। अगर हम यहाँ देखें 1000 रुपीज़ प्लस 500 प्लस 100, तो 1100 तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। पर अब हम समझेंगे कि ये 1100 हो कैसे रहा है। ठीक है, तो जीवीए हम लोग मार्केट प्राइसेस के लिए हमने कहा कि जो है जीडीपी में से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देंगे और सब्सिडीज़ को घटा देंगे। तो जीडीपी को हम अगर कैलकुलेट करना चाहे तो हम कैसे करेंगे। तो वैल्यू एडेड मेथड से यहाँ कैलकुलेट किया गया है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी बेसिक प्राइस। तो हम फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आएंगे। तो जैसा कि हमने बोला कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जितना प्रोड्यूस हुआ होगा। तो अब सपोज एक एग्जांपल है, जैसा कि हमने देखा कि 100 रुपीज़ जो है वो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 100 रुपीज़ का प्रोड्यूस कर रहा है, वीट प्रोड्यूस किया। अब इंडस्ट्री को दिया, इंडस्ट्री उसको आटा बनाया 500 रुपीज़। तो क्योंकि अब ये 500 रुपीज़ जो आटा बनाया, तो 100 रुपीज़ में तो इसने पहले ही अभी किसान से ले लिया था। अब ये टोटल 500 का सामान बना रहा है, तो जो 500 बना रहा है तो 100 रुपये तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया ना, क्योंकि ये तो पहले कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ जो है अगर हम लोग 100 माइनस कर दें तो यहाँ टोटल आया अपना 400। देन फिर सेम हमने रेस्टोरेंट को दिया, सर्विस सेक्टर को, तो सर्विस सेक्टर वाले ने क्या किया, अब इसको बेच रहे हैं ये 1000 रुपये में। तो 1000 रुपये में जो बेच रहे हैं तो इनका इनपुट कितने का था, 500 रुपये का। तो इसने आटा लिया था ना, आटा की बोरी खरीदी थी। तो 500 रुपीज़ तो हम आटा का माइनस करेंगे, तो टोटल में कितना हो गया, 500 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 500 प्लस 400 प्लस 100 इज इक्वल टू टोटल पूरा। अब हमें क्या मिल गया कि जीडीपी अपनी 1000 रुपये की आ गई। अब जीडीपी 1000 रुपये की आ गई, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो यहाँ तो कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेगा। अब हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दी, ठीक है, 200 रुपये इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ मिला के, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी हटा के हम देख रहे हैं अगर, तो हमें 1100 रुपीज़ फाइनल मिल रहा है। यानी कि ये जो टोटल था कितना था, 100 रुपीज़, तो ये 1100। तो इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। देन अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिक प्राइसेस में और फैक्टर कॉस्ट में थोड़ा तो डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस हम कैसे देखेंगे। तो जीवीए बेसिक प्राइसेस क्या हुआ, बेसिकली जीवीए बेसिक प्राइसेस है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट की, जो कि हमने देखा कि 4 फैक्टर ऑफ इनपुट लाके जो प्रोड्यूस होके जीडीपी हम देखते हैं। एंड देन प्रोडक्शन टैक्सेस। तो प्रोडक्शन टैक्सेस क्या हुआ कि जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूसर है अगर वो फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको एक बार में ही प्रोडक्शन टैक्सेस लगेगा, भले ही उसका प्रोडक्ट सोल्ड हो या ना हो, बनते टाइम ही जो उस पर प्रोडक्ट पे टैक्सेस लगेगा, सारे प्रोडक्ट पे एक साथ लगेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन टैक्सेस। और उसी प्रोडक्शन में से कुछ सब्सिडीज़ भी दिया होगा कि इतना आपने अगर बल्क में इतना बनाया है तो ये कुछ सब्सिडीज़ है, तो उस सब्सिडीज़ को माइनस करके ये हो गया जीवीए एट बेसिक प्राइस। तो बेसिक प्राइस बेसिकली कुछ नहीं है, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज़। एंड तो फिर हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस में देखते हैं क्या, जीवीए, तो जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो यहाँ थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज जुड़ा था, ठीक है, लेकिन मार्केट प्राइस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जीवीए एट बेसिक प्राइस में क्या हो रहा है कि हमने अभी बताया कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो आया वो जुड़ा, प्लस जो प्रोडक्शन बनते वक्त जो लगा प्रोड्यूसर को वो जुड़ा, देन इसमें से प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस हुआ। लेकिन मार्केट प्राइस में हम लोग क्या देखेंगे कि अब तो हम जीबी एट बेसिक प्राइस पे आ गए हैं, तो हम बेसिक प्राइस को ले लेंगे प्लस जो एक
पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में टैक्स लगेगा, ठीक है, वो एक एक प्रोडक्ट में जो पर्टिकुलरली टैक्स लगेगा हम उसको देखेंगे, और उस प्रोडक्ट में जो सब्सिडीज़ होगा, जो भी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी होगी उसको हम माइनस करेंगे। तो इसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्ट टैक्सेस में क्या फ़र्क है कि जब ये एक एक प्रोडक्ट बिकेगा तब उस पे जा कर के प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज़ जुड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि अपने जितना भी बनाया सब पे प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज़ लग चुका है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लैंड रेवेन्यू है, एक तरीके का प्रोडक्शन टैक्स है। रेलवे सब्सिडीज़ जो है ये क्या है, प्रोडक्शन सब्सिडीज़ है, ठीक है। तो प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज़ क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, कि कितना बना उससे नहीं है, एक बार में ही टोटल का लग गया, ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं है। और देन प्रोडक्ट टैक्सेस में तो एक एक प्रोडक्ट पे है कि जब एक प्रोडक्ट सोल्ड होगा तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज जो होता है नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पैरामीटर, मतलब कम होता है ये प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज़। तो इस पर इतनी घबराने की बात नहीं है। तो अगर तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जीवीए बेसिक प्राइस जो है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि जीवीए बेसिक प्राइस जो है जीवीए फैक्टर कॉस्ट के बराबर है। तो हमने ये पूरा का पूरा देख लिया, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था काफ़ी ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे आगे बस थोड़ा सा डेटा है कि हाँ कितना जीडीपी है, तो थोड़ी सी आउटडेटेड है, यानी कि 2022 टू 2023 की है। तो नया डेटा हम देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आने ही वाला है, वहाँ से हम नया डेटा ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रियल जीडीपी ग्रोथ देखें तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है ये चल रहा था, ठीक है, एक तरीके से। फिर यहाँ थोड़ा सा डिप आया, देन यहाँ से थोड़ा, एंड देन कोविड में तो माइनस में ही चला गया। तो इस तरीके से हम रियल जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड देन मिलते हैं। और किसी को अगर कुछ बताना हो या पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में वेलकम है आपका, आप बोल सकते हैं।